So hello guys, in this video I will teach you the Vickers diagram। ये डायग्राम मेनली यूज़ होता है कार्डियक साइकिल के टाइम पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस में ड्यूरिंग एट्रिया एंड वेंट्रिकल। विगर्स डायग्राम में मेनली हम क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर चेंज, फिर हम देखते हैं वॉल्यूम चेंज, फिर हम देखते हैं ईसीजी और लास्ट में हम देखते हैं फोनोकार्डियोग्राम। ये डायग्राम दिखने में ही ऐसा हार्ड लगता है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं कार्डियक साइकिल के तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रेशर चेंज की बात करें तो प्रेशर हम तीन टाइप के इसमें देखते हैं, एओर्टिक प्रेशर, फिर एट्रियल प्रेशर और वेंट्रिकुलर प्रेशर। इसमें जो ये वेंट्रिकुलर वाला है वो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वो मेन होता है। और ज़्यादातर जो ये फेजेस बनते हैं विगर्स डायग्राम में वो सब उसी के बेसिस पे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो वेंट्रिकल्स में दो इवेंट्स होती है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल में तीन फेज होते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर रैपिड और स्लो इजेक्शन। डायस्टोल में 5 फेजेस होते हैं, फर्स्ट वाला प्रोटोडायस्टोल, सेकेंड वाला आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, थर्ड वाला रैपिड फीलिंग, फर्स्ट रैपिड फीलिंग, फिर स्लो रैपिड फीलिंग जिसको डायस्टेसिस भी कहते हैं, और एंड में आता है सेकेंड रैपिड फीलिंग फेज। तो आपको विगर्स डायग्राम का इतना बेसिक्स पता है, तो आपको कार्डियक साइकिल पता है, तो आप आराम से विगर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। विगर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मेट बना लेना है, जिसमें एक साइड पे यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम स्केल होगी। प्रेशर स्केल फ्रॉम 0 to 120 एंड वॉल्यूम स्केल फ्रॉम 50 to 130। फिर आपको कुछ फेजेस बनाने हैं, जिसके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नेम। सबसे पहले ये वाला जो फेज़ है वो फेज़ है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर ये वाला जो फेज़ है वो इजेक्शन फेज़ है, उसमें रैपिड स्लो दोनों आ गया, ये हो गया सिस्टोलिक फेज़। फिर उसके बाद से आगे शुरू होता है डायस्टोलिक फेज़। फिर ये वाला जो है वो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर ये तीन फेजेस जो है इनफ्लो के फेजेस, मतलब फीलिंग वाले फेजेस, ये रैपिड, ये स्लो या डायस्टेसिस, और ये लास्ट रैपिड फीलिंग। ये फेजेस के नाम हो गए, बस उसके बाद आप डायग्राम आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से हमको स्टार्ट करना है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम 130 ml पे यहाँ पे वॉल्यूम सेम रख देते, स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेट रहेगा पर कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, जिसके चलते कंटिन्यूस प्रेशर राइज होगा। तो ये प्रेशर राइज हुआ। जैसे ही प्रेशर राइज होगा वैसे ही एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग हो जाएगी, और ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड होता है एओर्टिक वाल्व के ओपनिंग से और इनिशिएट होता है एवी वाल्व के क्लोजर से। ये फर्स्ट फेज हो गया। उसके बाद आता है इजेक्शन फेज। इजेक्शन फेज में क्या होता है, तो ब्लड फ्लो आउट होता है, जिसके चलते वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो इजेक्शन फेज में वॉल्यूम होगा डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। स्टार्टिंग में रैपिड इजेक्शन होगा तो प्रेशर रेज होगा, फिर जब स्लो इजेक्शन होगा तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। दो पार्ट्स हो सकते हैं, ये रैपिड इजेक्शन और ये स्लो इजेक्शन। प्रेशर डिक्रीज होगा, ये हो गया इजेक्शन फेज। उसके बाद शुरू होता है डायस्टोल फेज। डायस्टोल फेज शुरू होता है तब सबसे पहले आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम सेम और मसल्स कंटिन्यूस रिलैक्स हो रहे हैं वेंट्रिकल के, तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा। ये हो गया फर्स्ट फेज ऑफ डायस्टोल। बाद आता है फीलिंग फेज, रैपिड फीलिंग फेज। रैपिड फीलिंग फेज में क्या होता है, तो वॉल्यूम फील होता है रैपिडली। उसके बाद आता है डायस्टेसिस या तो स्लो फीलिंग फेज। उसमें भी फीलिंग होता है पर एज़ कम्पेयर टू रैपिड फेज वो स्लो होता है, और उस टाइम पे प्रेशर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, तो प्रेशर ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है।
फिर लास्ट में आता है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। लास्ट रैपिड फिलिंग फेज आता क्यों है? तो वो आता है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के चलते आता है। एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्लाइटली प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। उसके बाद वापस से सेम साइकिल कंटिन्यूस, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया वेंट्रिकुलर प्रेशर। अभी अगर हम बात करें एओर्टिक वाल्व के प्रेशर की, एओर्टिक प्रेशर की, तो एओर्टिक प्रेशर मेनली 120 टू 80 के रेंज में ही होता है। और एओर्टिक प्रेशर की हम बात करें तो उसका डायग्राम बेसिकली कुछ ऐसा होता है। ये वाला सिस्टोल और ये वाला डायस्टोल, और बीच में जो ये एक नॉच होती है उस नॉच को कहते हैं डाइक्रोटिक नॉच। डाइक्रोटिक नॉच। वो डाइक्रोटिक नॉच क्यों होती है? डाइक्रोटिक नॉच होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व। तो अभी ये वाले डायग्राम को हम यहाँ पे बनाए अगर, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। होता है वो 80 की रेंज तक ही डिक्रीज होता है, ऐसा होता है। और यहाँ पे जो ये नॉच हुई वो डाइक्रोटिक नॉच, और इसी जगह पे क्लोजर होता है एवी वाल्व का। ये हो गया। और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होने के चलते वापस से एवी वाल्व ओपन हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे एवी वाल्व नहीं, एओर्टिक वाल्व। और एवी वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये हो गया एओर्टिक का। और फिर थर्ड वाला बच्चा एट्रियल का। एट्रियल प्रेशर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, वो इसके फॉलोइंग ही होता है। यहाँ पे राइज होता है, फिर यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज होता है, फिर ग्रेजुअली राइज होता है, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल, और फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का, तो यहाँ पे बढ़ता है। ये हो गया एट्रियल प्रेशर। और अगर हम इसके फॉलोइंग बात करें ईसीजी की, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एट्रिया वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ में ही शुरू होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे पी वेव, और वापस से शुरू। अगर हम हेडिंग मेंशन कर दें तो ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी और ये पी, ये हो गया ईसीजी। और अगर हम हार्ट साउंड की बात करें, फोनोकार्डियोग्राम की बात करें अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे एवी वाल्व का क्लोजर होता है। एवी वाल्व के क्लोजर के चलते हुए फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है विथ द फॉलोइंग ऑफ क्यू वेव। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे एओर्टिक वाल्व का क्लोजर होता है along with the टी वेव। तो यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड फिर होता है रैपिड फिलिंग फेज के टाइम पे। फोर्थ हार्ट साउंड यूजुअली सुनाई नहीं देता है, पर अगर वो हो तो वो भी होता है। तो ये हो गया वेगस डायग्राम।